भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के तौर पर पनपा हुआ है। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले यही वादा करती है कि वो जब आएगी तो भ्रष्टाचार को मिटा देगी। ठीक इसी तरह 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी भी ये वादा लेकर आए थे कि जितना भी भ्रष्टाचार है उसे खत्म किया जाएगा। तमाम बड़े बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों का जो काला धन विदेश के बैंकों में जमा है उसे वापस इंडिया लाया जाएगा और वो पैसा इतना होगा कि देश के हर एक व्यक्ति को 10-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इसे एक जुमले के तौर पर स्वीकार लिया, लेकिन सवाल जस का तस वही बना रहा कि क्या भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान कभी हो पाएगा या नहीं। ऐसे तमाम नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्टाचारी बताया और उन पर चुनावी भाषणों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, मगर जब वही तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो प्रधानमंत्री के ये तमाम आरोप खामोश हो गए। उनकी फाइलें वापस से धूल खाने के लिए चली गईं। मैं आज के इस एपिसोड में ऐसे 10 नेताओं के नाम लेकर आया हूं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे, मगर पार्टी बदलने और बड़े नेताओं के साथ संबंध होने के चलते उन पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पाई। पहला नाम है प्रफुल्ल पटेल का। पिछले साल ही एनडीए का हिस्सा बने महाराष्ट्र के चर्चित नेता प्रफुल्ल पटेल का लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सीबीआई में केस बंद हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही थी। अब केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार यूपीए में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे पटेल और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों पर एयर इंडिया के विमान पट्टे पर लेने से जुड़े 840 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद साल 2023 में प्रफुल्ल पटेल बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। इसके लगभग 8 महीने बाद इसी साल मार्च 28 को न्यूज एजेंसी ने पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ किसी भी गड़बड़ी का कोई सबूत है ही नहीं, इसलिए सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मगर समझने वाली बात यह है कि जब तक प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ गठबंधन वाली सरकार में नहीं थे, उनके खिलाफ केस चलता रहा और आते ही उनको क्लीन चिट मिल गई। दूसरा नाम इस देश के बड़े व्यापारी नवीन जिंदल का है। नवीन जिंदल पर साल 2012 में खनन आवंटन में अपनी कंपनियों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। इसके बाद उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितताओं से जुड़े 3 मामले दर्ज हुए। एक मामला झारखंड के अमरकंडा मुर्गा दांगल कोयला ब्लॉक में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। दूसरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। तीसरा मामला मध्य प्रदेश के उत्तर नॉर्थ ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर अनियमितताएं थीं, जिसकी जांच भी सीबीआई द्वारा ही की जा रही थी। नवीन जिंदल 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा के सदस्य रहे। 2014 में कांग्रेस की तरफ से कुशुत क्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद अगले चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इनके खिलाफ लगातार सेंट्रल एजेंसियों की कार्यवाही चलती रही। इसके चलते इन्होंने इसी साल 24 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इनकी जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई। तीसरा नाम है अजीत पवार का। महाराष्ट्र के बड़े नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार फिलहाल बीजेपी के समर्थन से बनी एकनाथ शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 मामलों की फाइलें बंद कर दी गईं, जिसमें अजीत पवार मुख्य आरोपी थे। यह सिंचाई घोटाला विदर्भ क्षेत्र में हुआ था और महाराष्ट्र का एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा था। यह मामला उस वक्त का है जब राज्य में कांग्रेस और राकपा के गठबंधन की सरकार थी। 1999 और 2014 के बीच अजीत पवार इस सरकार में अलग अलग मौकों पर सिंचाई मंत्री थे।
आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया था कि एक दशक में सिंचाई की अलग अलग परियोजनाओं पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी राज्य में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार महज 0.1% हुआ। परियोजनाओं के ठेके नियम को ताक पर रखकर कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिए गए थे। इसके बाद इस मामले में 3,000 टेंडर की जांच हुई थी। सिंचाई विभाग के एक पूर्व इंजीनियर ने तो चिट्ठी लिखकर यह भी आरोप लगाए थे कि नेताओं के दबाव में कई ऐसे डैम बनाए गए जिनकी जरूरत नहीं थी। इंजीनियर ने यह भी लिखा था कि कई डैम कमजोर बनाए गए। 2014 में महाराष्ट्र में सत्ता में आने से पहले चुनाव प्रचार के समय भाजपा ने सिंचाई घोटाले को जबरदस्त मुद्दा बनाया, लेकिन पिछले साल अजीत पवार के बीजेपी समर्थन देने के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी परमवीर सिंह ने कहा कि जो केस किए गए हैं उनमें से एक में भी अजीत पवार का नाम नहीं था। ये सभी रूटीन मामले थे और इनमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। लेकिन याद रखिएगा, सिंचाई का दायरा सिर्फ 0.1% ही बढ़ा। चौथा नाम है अशोक चौहान। महाराष्ट्र सरकार में 1999 के कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया, जिसे कोलाबा में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जाना गया। इसके बनने के बाद आरटीआई में खुलासा हुआ कि नियमों को ताक पे रखकर इसके फ्लैट अफसरों नेताओं को बेहद कम कीमत पे दे दिए गए। इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ था। 21 दिसंबर 2010 में मुंबई हाई कोर्ट ने इसको धोखेबाजी का मामला बताया और इसके बाद यह भी सामने आया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पर्यावरण के नियमों को ताक पर रख दिया गया और बाद में इसको गिराने के आदेश दे दिए गए। 2011 में इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए और महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस जे.ए. पाटिल की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। इसमें 182 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई और साल 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई। जांच में सामने आया कि करीब 25 फ्लैट गैर कानूनी तौर पर आवंटित किए गए। इनमें से 22 फ्लैट फर्जी नाम से खरीदे गए थे। इस आयोग की रिपोर्ट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी सामने आए थे, जिसमें अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, सुनील कुमार शिंदे और शिवाजीराव नीलगेंकर थे। इसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ गया था। अब इसी साल फरवरी महीने में अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद इन पर भी कानूनी कार्यवाही रोक दी गई। अगला नाम हेमंत बिश्व शर्मा का है। इस समय ये असम के मुख्यमंत्री हैं। असम या कहें या फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और नेता हैं। पहले कांग्रेस में थे और तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे, लेकिन साल 2011 के चुनाव के बाद हेमंत और गोगोई के बीच रिश्ते खराब होने लगे। इतने खराब हो गए कि जुलाई 2014 में हेमंत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस दौरान ही उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया। अगस्त 2014 में एक दिन अचानक हेमंत के गुवाहाटी स्थित घर पर सीबीआई ने रेड मारी। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर में भी गई। इस संस्थान की प्रमुख शर्मा की पत्नी रेनिका भुयान शर्मा है। इस घटनाक्रम के बाद 2014 के ही नवंबर महीने में हेमंत से सीबीआई ने कोलकाता में पूछताछ की। कई घंटे तक पूछताछ चली। उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शर्मा ने शारदा कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन से रिश्वत ली थी। आरोप लगा कि उन्होंने सेन को बिजनेस में सरकार का सपोर्ट देने के लिए उनसे हर महीने 20 लाख रुपए लिए थे। मामला आगे बढ़ा तो हाईकोर्ट पहुंचा। जनवरी 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चिटफंड केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हेमंत ने इसके कुछ महीने बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। अगला नाम है मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी। साल 2014 में हुआ नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद होगा। यह पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने किया था। वो एक बिजनेसमैन बनकर बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों के पास गए थे। उन्होंने मंत्रियों को रिश्वत की पेशकश की और मंत्रियों ने फट से ले ली। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर तृणमूल के नेता शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी बिजनेसमैन को अनौपचारिक लाभ देने के बदले कैश लेते दिखे। इसके बाद ईडी ने शुवेंदु अधिकारी सहित तृणमूल सरकार के कई मंत्रियों से पूछताछ की। सीबीआई ने मुकुल रॉय से पूछताछ की। 2017 में इस मामले में मुकुल रॉय के पास ईडी का एक नोटिस आया। इसके कुछ रोज बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। नारदा स्टिंग मामले में ईडी ने सितंबर 2021 में एक चार्जशीट दाखिल की।
इसमें आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसमें टीएमसी के 2 मंत्रियों सहित 3 बड़े नेताओं के नाम थे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम नहीं था। इसके बाद मुकुल रॉय दोबारा से टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में ही बने रहे, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का शारदा चिटफंड मामले में भी नाम आया था। इसकी जांच भी ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही थी। शारदा चिटफंड घोटाले मामले में गिरफ्तार शारदा कंपनी के मुखिया सुदीप्ति सेन ने दिसंबर 2020 में सीबीआई को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पैसे लेने वाले कई नेताओं के नाम का जिक्र किया था। इस पत्र में कहा गया था कि शुवेंदु अधिकारी ने उनसे 6 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बावजूद उनसे ना तो ईडी और ना ही सीबीआई पूछताछ कर रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही ईडी ने केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद नाम आता है अगला नारायण राणे। नारायण राणे महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी से पहले वो शिवसेना और फिर कांग्रेस में रहे। 1999 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार में कुछ समय के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पद को भी संभाला। साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नारायण राणे पर गंभीर आरोप लगाए। एक आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का भी था। सोमैया ने ईडी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें उन्होंने नारायण राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जांच कराने की मांग की थी। राणे पर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। राणे अक्टूबर 2017 में कांग्रेस से अलग हुए और 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें पहले राज्यसभा सांसद बनाया, फिर मंत्री। इसके बाद राणे पर लगे आरोप की कोई भी जांच नहीं हुई। अगला नाम है छगन भुजबल। महाराष्ट्र सदन घोटाला। मुंबई के अंधेरी में आरटीओ भूमि पर झुग्गी पुनर्वास की अनुमति देते हुए राज्य सरकार ने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन भवन के पुनर्निर्माण के साथ साथ मुंबई में मालाबार हिल में एक विश्राम गृह निर्माण के लिए संबंधित कंपनियों को एक अनुबंध दिया। इस कार्य के लिए कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं की गई। समय के साथ साथ संबंधित कंपनी ने एक अन्य विकास कंपनी के साथ समझौता किया और विकास अधिकार भेज दिए। पहले डेवलपर को 80% लाभ मिला, जबकि ठेकेदार प्रतिष्ठान को राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार 20% लाभ कमाने की उम्मीद थी। इसमें प्रतिष्ठान को 190 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। एंटी करप्शन टीम का आरोप है कि प्रतिष्ठान की ओर से भुजबल परिवार को 13 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए। वर्ष 2005 में आरोप लगा कि बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के डेवलपर की नियुक्ति कैसे कर दी गई। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में पीएमएलए के तहत कार्यवाही की। एसीबी ने बॉम्बे सेशन कोर्ट में आईपीसी की धारा 409 लोक सेवक होने के बावजूद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और धारा 471A फर्जी दस्तावेजों का उत्पादन करना, इन आरोपों के तहत फाइल दायर की। लेकिन पिछले साल बीजेपी नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद से उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 10वां नाम है जनार्दन रेड्डी। 35,000 करोड़ का घोटाला। इंडियन एक्सप्रेस के जॉनसन टीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी की पहचान शेड्यूल कास्ट के एक नेता और खनन क्षेत्र के एक दिग्गज के रूप में होती है। 2004 से 2013 तक उत्तरी कर्नाटक के वेल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिलों में भाजपा की सफलता रेड्डी को एक प्रमुख कारण माना जाता है। लेकिन फिर एक खनन घोटाले में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गई। 2008 से 2013 के दौरान दक्षिण भारत के किसी राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार रही। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी तब विधायक थे और जनार्दन के दूसरे भाई जी करुणाकर रेड्डी सांसद थे। इन तीनों पर आरोप लगे कि इन्होंने जंगलों के साथ प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों से अवैध रूप से लोहा अयस्क हड़प ली। कर्नाटक लोकायुक्त ने 2010-11 में इस मामले की जांच की। जांच में आरोप लगा कि इन्होंने 2006 से 2011 के बीच राज्य के 12,228 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लौह अयस्क को अवैध रूप से बेच दिया। सितंबर 2011 में सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। रेड्डी को लगभग 1 साल जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के वेल्लारी क्षेत्र में रेड्डी के प्रवेश पर रोक लगा दी। फिर 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आधिकारिक रूप से बीजेपी से अलग हो गए। इसके बाद इसी साल बीजेपी में फिर शामिल हो गए और इनका केस भी ठंडे बस्ते में चले गया। ये वो तमाम नेता हैं जिन पर पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जैसे ये भाजपा से जुड़े, इनके सारे आरोप या तो ठंडे बस्ते में चले गए या इन्हें उन आरोपों से बरी कर दिया गया। इस एपिसोड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि देश की राजनीति में नेता तब तक ही भ्रष्टाचारी होता है जब तक वो विपक्ष में हो। अगर वो आपकी पार्टी में है तो उसके सारे पाप धुल दिए जाते हैं या फिर उसकी अहमियत के आधार पर उन पापों को धो दिया जाता है। सवाल यही है कि जनता कब तक भ्रष्टाचार भगाओ के नाम पर इन सरकारों को वोट देकर अपने हिस्से में धोखा पाती रहेगी। और ऐसे तमाम और एपिसोड देखने के लिए
भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। मेरा नाम राघव है और आप देख रहे थे भारतीय न्यूज़। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।